जी नॉट जो रहता है, अगर तुम इसको साइकिल में इंक्लूड करते हो तो वो जीवन का पार्ट है। क्लियर? वो किसका पार्ट हो जाता है? जीवन। एक काम करते हैं भाई, हम लोग अपना ज्यादा होशियार नहीं बनते, चुपचाप एनसीईआरटी का निपटा लो। मैंने तुमको पहले ही बोला था, जब तक कोई सा सेल डिवीजन के मोड में नहीं आएगा तब तक उसके क्रोमैटिन मटेरियल जो रहेंगे वो पैकेज होकर के क्रोमोसोम्स नहीं बनाएंगे। क्रोमोसोम, ठीक है भाई, चलो तो पिछले वाले क्लास को कंटिन्यू किया जाए। बायो में कल जो क्लास हुआ था भाई, मैंने इसमें तुम लोग को जी नॉट तक पहुंचा दिया था। क्लियर? तो जी नॉट फेज के बाद अब हम लोगों को एक तो पहले तुम्हारे बुक में जो साइकिल दिया हुआ है पहले उसको डिटेल में देख लेते हैं, मतलब उसके लिए पहले डील कर लेते हैं, जो भी कुछ उसके लिए दिया हुआ रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग एक एक पार्ट को, बाकी G1 हो गया, एस फेज हो गया, G2 हो गया, उसके बाद फिर तुम्हारा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर साइटोकाइनेसिस, इतने में हो जाएगा तुम्हारा सेल डिवीजन कंप्लीट। ठीक, तो ये अलग अलग तुम्हारे स्टेप्स होने वाले रहेंगे। इस हिसाब से अब पहले साइकिल देखो, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एक एक करके डिटेलिंग। तो पहले साइकिल निपटाते हैं, देखो ध्यान से। विजिबल है? हाँ विजिबल है। चलो तो ध्यान देना अब यहां पे। ठीक, तो ये आ गया भाई साइकिल। अब ध्यान देना, बड़ा पार्ट जो साइकिल का है वो ये है। अच्छा 2 मिनट वेट कर लो यार, ये गणेश विसर्जन के लिए जा रहा है तो आधा चीज सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे खुद को मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। पता नहीं भाई ये विसर्जन का काम कब तक खत्म करेंगे ये लोग। रात के 9:30 बजे तक ये लोग विसर्जन पे ही लगे हुए हैं। तुम्हारा क्लास एंड होने के बाद भी ये लोग विसर्जन पे जाते रहते। ठीक, चलो खैर वो तो उनका बात है। हम लोग आगे बढ़े। अब ये हो जाएगा तुम्हारा सेल साइकिल का साइकिल। इसमें हम लोग डिवाइड कर लेते हैं एक एक पार्ट को इसके। ठीक, ये आ गया G0, ये आ जाएगा S, ये हो जाएगा G1। इसके बाद फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। अब इसको मैं एक एक करके लेबलिंग कर रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलो और एक एक चीजों को समझते हुए चलो। समझना क्या है, बस इसी को लिखना है। अब ध्यान देना, यहां से लेकर के यहां तक का जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस। क्लियर? इंटरफेस जो रहेगा ये तुम्हारे बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो जाएगा G1, एक हो जाएगा S, एक हो जाएगा G2। ठीक, ये 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक का जो तुमको लाइन दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद ये जो पार्ट दिया हुआ ये हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। क्लियर? नाम लिख लेना इसमें, ये हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और ये आ जाएगा भाई टीलोफेज। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइकिल पूरा कंप्लीट। इंटरफेस ये हो जाएगा। अब यहां से लेकर के यहां तक का पूरा जो पार्ट था ये, यहां से लेकर के यहां तक ये हो जाएगा एम फेज। इसी को बोलते थे डिवीजन फेज। डिवीजन इसी में होना रहेगा। और ये जो है ये तुम्हारा ग्रोथ फेज बोलो, सिंथेसाइज फेज बोलो, ये सब आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ एंड सिंथेसाइज फेज।
G1 S और G2 इसमें तुम्हारा ग्रोथ और सिंथेसाइज होता है। उसके बाद फिर इधर के जो तुम्हारे पार्ट्स बचे हुए हैं ये हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलना चाहिए इसको, सेल डिवीजन का प्रोसेस। इसके बाद साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे तुम्हारा G0 ले लिया है बुक में, लेना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई मिस्टेक नहीं होगा, ये भी तुम्हारा 100% करेक्ट डायग्राम है। क्लियर। अब G0 ध्यान देना, एक चीज और, G0 जो रहता है अगर तुम इसको साइकिल में इंक्लूड करते हो तो वो G1 का पार्ट है। क्लियर। वो किसका पार्ट हो जाता है, G1। एक काम करते हैं भाई, हम लोग अपना ज्यादा होशियार नहीं बनते, चुपचाप एनसीईआरटी का निपटा लो। पता चला क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया और मेरे चक्कर में तुम उसको गलत करके नहीं एनसीईआरटी निपटा दो, उस टाइम पे फिर हम लोग को क्लेम करते बनेगा नहीं भाई कि एनसीईआरटी में तो दिया है। ठीक है। ये हो जाएगा G0 फेज। क्लियर। ध्यान देना अब यहाँ पे G0 फेज G1 में एंटर करने के बाद आएगा, G1 में एंटर कर गया G0 फेज। G0 फेज में जब चला, अब देखो G1 में यहां से ये साइटोकाइनेसिस होने के बाद, अब ध्यान देना यहाँ पे, मैं यहाँ पे पहले दो सेल, एक सेल ले लेता हूं। ये मैंने एक सेल ले लिया, इस सेल को एंट्री करवाया हम लोगों ने G1 फेज में, ये पूरा कंटिन्यू होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, यहाँ पे ये दो सेल्स बन करके आएगा, यहाँ पे ये दो सेल्स बन करके आ गया। अब इन दो सेल्स के पास में एक दो ऑप्शन, या तो ये G1 को आगे कंटिन्यू करते हुए चले, या फिर G1 में एंट्री ले और G0 फेज में चले जाए। क्लियर। तो इनमें से मान लो अब इस सेल को फिर से वापस से इसको सेल साइकिल में आना होगा, तो ये पहले G1 में जाएगा, G1 में आने के बाद डिसाइड करेगा वो कि उसको डिफरेंशिएट होना है या फिर उसको सेल साइकिल को आगे कंटिन्यू रखना है। अगर इसको डिफरेंशिएट होना रहेगा तो ये पहुंच जाएगा G0 फेज में, अदरवाइज ये सेल को आगे कंटिन्यू करते हुए लेकर के जाएगा। तो ये डायग्राम है भाई तुम्हारे बुक का साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल। चलो इसको एक बार ड्रॉ कर लो जल्दी, फिर कंटिन्यू करें यहां से आगे। अरे कॉपी में ना बनाओ भाई, इसी को बुक में लिख लो, जो चीजें एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया रहेगा उसको लिख लो चुपचाप बुक में। अब जब भी तुम उसको रिवाइज करोगे बुक खोलोगे ना वहां पे। क्लियर। ये कौन सा डायग्राम है जो तुम्हारा प्रैक्टिस करने का रिक्वायरमेंट होगा। हो गया, लिख लिए बुक में। चलो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और अपने एक एक फेज को, पहले G1 फिर S फिर G2 फिर एक एक करके इधर चलेंगे। आज कोशिश करते हैं हम लोग प्रो फेज तक पहुंच जाए। ठीक है, प्रो फेज तक भी पहुंच जाएंगे तो भी हम लोग का अच्छा खासा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मुश्किल है क्योंकि इनके बारे में भी तो डिटेल देखना ही है, इनका डिटेल वैसे भी बहुत ज्यादा होता तो है नहीं, फिर भी चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। G1 फेज, इसी को और क्या। अच्छा एक चीज और बता दें भाई तुमको, देखो ध्यान से, ये G1 फेज है। G1 फेज जो है ये माइटोसिस होने के बाद, M फेज मतलब माइटोसिस फेज। ठीक है, तो ये माइटोसिस कंप्लीट हो गया, माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद G1 फेज स्टार्ट होता है, तो इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। वहीं G2 की बात करोगे तो G2 देखो माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले बना हुआ है, ये फेज उससे पहले, तो इसको हम लोग प्री माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा पोस्ट माइटोटिक फेज क्योंकि माइटोसिस के बाद आता है, ये हो जाएगा प्री माइटोटिक फेज क्योंकि माइटोसिस होने से पहले ये फेज आ जाता है। ठीक, चलो भाई तो इसका पहले नाम ही लिख लेते हैं। G1 फेज को और क्या बोलते हैं, गैप 1, इसी को बोलेंगे ग्रोथ 1, इसी को बोलेंगे अभी मैंने तुमको बताया माइटोसिस से के बाद, तो ये हो जाएगा पोस्ट माइटोटिक फेज। ठीक, पोस्ट माइटोटिक फेज। अब इस वाले फेज में बेसिकली होता क्या है, दिमाग में बिठाते हुए चलो एक एक करके। सबसे पहले तो यहां पे होगा भाई, अच्छा एक काम करते हैं, रुको मैं तुमको एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं। G1 S और G2 ये फेज में डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होता। इन तीनों ही स्टेप्स में या इन तीनों ही फेजेस में जो भी सेल रहेगा उसका एक तो ग्रोथ होगा। क्लियर, उसका एक तो ग्रोथ होगा, साथ साथ में ध्यान से सुने रहना क्योंकि अभी इन चीजों को लिखेंगे भी। एक तो ग्रोथ होगा, दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं ये अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करेंगे बोलने का मतलब दो दो में डिवाइड होगा। अब अलग अलग फेजेस में अलग अलग ऑर्गेनल्स डिवाइड होते हैं, मतलब डुप्लीकेट होते हैं, वो भी अभी डिटेल में देखेंगे उसको। तो ये इस फेज में सबसे पहले ग्रोथ होगा,
दूसरा सिंथेसाइज, सिंथेसाइज करेंगे तब ना भाई उसको डुप्लीकेट कर पाएगा, डुप्लीकेट को सिंथेसाइज करना होता है, तो एक तो डुप्लीकेट बनेंगे, सिंथेसाइज का भी प्रोसेस होता है, और सिंथेसाइज मतलब सिर्फ डुप्लीकेशन का नहीं, और भी बहुत सारे जैसे प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा, और भी बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज होता है। क्लियर? तो इसमें तुम्हारे बेसिकली फंक्शन जो रहेंगे ये सेल ग्रोथ, फिर सिंथेसाइज, सिंथेसाइज के बाद इसमें से डिवीजन बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, डिवीजन होता ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा सेल ग्रोथ होगा, सेल क्या बोलना चाहिए उसको, सिंथेसाइज का प्रोसेस होगा, तो ये सब यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। डिवीजन तुम्हारा स्टार्ट होता है प्रोफेज से, यही डिवीजन का फेज है। क्लियर? यहीं से स्टार्ट होगा ये। चलो, तो इस बेसिस पे इतने, ये बेसिक था, ठीक है, ये बेसिक था, इसको दिमाग में बिठा करके रखना। अब गैप 1 आ गए हैं, तो भाई ग्रोथ 1 से नाम से तुमको पता चला होगा कि यहाँ पे क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल्यूलर ग्रोथ। सेल ग्रोथ होगा, सेल ग्रोथ हो रहा तो भाई न्यूक्लियस भी इसी का पार्ट होता है, तो न्यूक्लियर ग्रोथ भी होगा यहाँ पे। न्यूक्लियर ग्रोथ। दूसरा, ये जो फेज रहता है, ये जो फेज होता है, ये मोस्ट वेरिएबल फेज बोला जाता है। मोस्ट वेरिएबल फेज बोलने का मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इस फेज का जो टाइम पीरियड रहता है वो कभी कम हो जाता है, कभी ये ज्यादा हो जाता है, तो इसको लिखो मोस्ट वेरिएबल फेज। एज डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूटी ऑफ द साइकिल। कंटिन्यूटी एंड फ्रीक्वेंसी भी लिख लो, कंटिन्यूटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइकिल। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, यही ना होता है भाई फ्रीक्वेंसी। अभी अभी हम लोगों ने फिजिक्स में भी देखा हुआ था। क्लियर? तो फिजिक्स में भी हम लोगों ने देखा था फ्रीक्वेंसी मतलब एक, अब भाई जो सेल साइकिल अपना जल्दी कंप्लीट कर रहा होगा उसके में जीवन फेज जो रहेगा ये शॉर्ट हो जाएगा, जो सेल पूरे सेल साइकिल में ज्यादा टाइम ले रहा होगा उसके में जीवन फेज जो है ये लॉन्गर टाइम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सेल के साइकिल में जो इंटरफेज रहता है ये ह्यूमन के केस में टोटल 23 आवर्स का होता है, मतलब 95% का टाइम यही ले लिया। उसमें से भी सबसे ज्यादा टाइम जो रहता है वो किसका होता है, जीवन का होता है। भले ही इसका शॉर्ट टाइम रहेगा तो भी वो पूरे सेल साइकिल में सबसे ज्यादा फेज का टाइम होता है। क्लियर? ठीक है, तो जीवन फेज हैज हाईएस्ट टाइम पीरियड इन होल सेल साइकिल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब तो ये हो जाएगा भाई मोस्ट वेरिएबल फेज एज डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइकिल। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में हम लोग दो पार्ट में देखेंगे इसको, एक हो जाएगा न्यूक्लियर एक्टिविटी और एक देखेंगे हम लोग सेल्यूलर मतलब साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म देखो, सेल जैसे ये हो गया, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट है क्रोमेटिन और बाहर में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो जब डुप्लीकेशन का काम होता है तो सेल ऑर्गेनल्स जो डुप्लीकेट होंगे वो साइटोप्लाज्म में होंगे, और न्यूक्लियस के इनसाइड में डीएनए वगैरह जो बनने वाले रहेगा, आरएनए जो फॉर्म होने वाला रहेगा, वो सारा न्यूक्लियर एक्टिविटी हो जाएगा, तो वो न्यूक्लियस के इनसाइड में देखेंगे। तो अब से हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन फेज एम फेज तक पहुंचते तक G1 S और G2 फेज, इन सभी में हम लोग ये दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। पहले दोनों में देख मतलब तीनों में ही देख लेंगे कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज कौन कौन से हो रहे हैं, और तीनों में देख लेंगे कि साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज कौन कौन से हो रहे हैं। एक तो ये न्यूक्लियर एक्टिविटी हो जाएगा और यहां से आ जाएगा साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज। तुमको मैं एक बार ओवरऑल बता दूं कि पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या क्या करना है, देख लो, तुमको और बढ़िया समझ में आएगा। ये लिखे रहना, इसको अब लिखना है, इसको भी लिखना आराम से। पहले मैं तुमको एक ओवरव्यू दे देता हूं, देखो ध्यान से। देखो, सबसे पहले सेल में होता क्या है, ये मान लो हो गया सेल, वेट, ये मान लो हो गया सेल। सबसे पहले होगा क्या, इसमें ग्रोथ होगा। क्लियर? ग्रोथ होगा तो भाई इसका साइज बढ़ गया। ग्रोथ होने के साथ साथ ग्रोथ प्लस डुप्लीकेशन,
सारे ऑर्गेनल्स जो रहेंगे वो अपने आप का डुप्लीकेट बनाएंगे। यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया। जब डबल डबल बन जाएंगे, फिर डबल बनने के बाद अब सभी का पोलवर्ड मूवमेंट होता है। सारे ऑर्गेनल्स, कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे नॉर्थ पोल की तरफ भागेंगे, कुछ और आधे ऑर्गेनल्स, मतलब सब तो अब डबल डबल बन चुके हैं, तो एक यार एक तुम्हारा हर हर तुम्हारा एक एक ऑर्गेनल्स एक पोल की तरफ जाएगा और दूसरा पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स जो रहेगा वो दूसरे पोल की तरफ जाएगा। जैसे पोलवर्ड मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर ये सेल जो रहता है आफ्टर पोलवर्ड मूवमेंट, उसके बाद ये जो सेल रहता है ये टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई ये प्रोसेस तुमको दिमाग में, सबसे पहले सेल में ग्रोथ होगा, उसके साथ साथ सिंथेसाइज, डुप्लीकेशन सब उसी के साथ होगा। होने के बाद सारे ऑर्गेनल्स दो दो के पेयर में आ जाएंगे। दो दो के पेयर्स में आने के बाद अब सभी पेयर्स में से एक एक पेयर का मूवमेंट अब एक पोल की तरफ और दूसरे पेयर का मूवमेंट दूसरे पोल की तरफ। जब पोलवर्ड मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इधर आ जाएंगे सारे के सारे सेल्स, इधर आ जाएंगे सारे के सारे सेल्स। उसके बाद फिर यहाँ पे याद करो, मैंने तुमको पिछले वाले चैप्टर में बताया था, फरो फॉर्मेशन होता है। ये बीच से ये धंसेंगे अंदर की तरफ, एट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा इस टाइप से। ये फरो फॉर्मेशन हुआ, और फरो फॉर्मेशन होने के बाद ये ऊपर की तरफ तुम्हारे आधे ऑर्गेनल्स हैं, नीचे की तरफ आधे ऑर्गेनल्स हैं, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा, फिर ऊपर में एक सेल बन गया और नीचे में एक सेल बन गया। इस टाइप से तुम्हारा पूरा का पूरा सेल डिवीजन होता है। क्लियर? दिमाग में बिठा लेना, ये यही सारे स्टेप्स हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और क्लियर? ग्रोथ, डुप्लीकेशन, फिर उसके बाद पोलवर्ड मूवमेंट, उसके बाद फिर तुम्हारा डिवीजन, सीधा सीधा। क्लियर? बन जाएगा ये। चलो बस यही बताना था, ये एक ओवरव्यू है तुम्हारे आगे के सेल डिवीजन के लिए। देखो, तो न्यूक्लियर एक्टिविटी G1 फेज में, गैप 1 के फेज में, गैप 1 है बोलने का मतलब इनएक्टिव सेल नहीं होता, ठीक है। इस फेज में ये ग्रोथ करने वाला होगा, तो ग्रोथ करेगा तो भाई न्यूक्लियर ग्रोथ भी हुआ है, न्यूक्लियर ग्रोथ इसमें हो रहा है, और साथ ही साथ न्यूक्लियर एक्टिविटी में क्या हो रहा है बोलोगे तो इसमें होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए या सिंथेसाइज ऑफ आरएनए, आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसाइज हो गया, ठीक है, आरएनए फॉर्मेशन होगा। साइटोप्लाज्म, ये तो हो गया इधर। अब साइटोप्लाज्म में कौन कौन से एक्टिविटी हो रहा है वो ध्यान दो। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले तो तुम्हारा यहां पे आ जाएगा, इधर ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। हाँ हो गया, ठीक है। ऑफ नहीं गया था ना स्क्रीन, देख लो, अगर किसी का स्क्रीन ऑफ आ रहा होगा, वॉइस तो क्लियर रखा है, ऑफ अगर किसी का स्क्रीन आ रहा होगा तो चैट पे लिख सकते हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी मुझे नहीं लग रहा किसी का स्क्रीन ऑफ हुआ रहेगा, समझो ये। अच्छा, ट्रांसलेशन ये कर रहा है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन आएंगे, बहुत सारे टाइप के। अभी अब एस फेज में देखेंगे कि यहाँ पे ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, इसमें तुम्हारा हिस्टोन प्रोटीन बनने वाला होगा, और बहुत सारे टाइप्स के प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन का अभी प्रोटीन ही लिख के रहो। ट्रांसलेशन का मतलब होता है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। दूसरा चीज, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट इन दिस फेज। ध्यान दो, सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो गलती से भी उसको उधर ना लिख रहे, उधर का मटेरियल मैं इसीलिए उसको सेपरेट करके बता रहा हूं, ताकि न्यूक्लियर की एक्टिविटी तुम्हारे दिमाग में अलग से रहे, सेल्युलर एक्टिविटी तुम्हारे दिमाग में अलग से रहे। प्रोटीन भी जो सिंथेसाइज होता है वो किधर होता है? साइटोप्लाज्म में। जिस प्रोटीन का यूज न्यूक्लियस में होगा, साइटोप्लाज्म में उसको पहले सिंथेसाइज किया जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर उसको बाद में भेजा जाएगा। जैसे हिस्टोन प्रोटीन, अभी देखेंगे आगे में, फिर भी सुन लो। हिस्टोन प्रोटीन, उसका काम होता है न्यूक्लियस में, वो बाइंड करता है तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल को, बट उसका सिंथेसाइज का प्रोसेस जो रहेगा वो होगा साइटोप्लाज्म में। क्लियर? चलो, तो ये हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसमें क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द ऑर्गन डुप्लीकेट देमसेल्व्स इन दिस फेज।
इसको तो हर हर फेज में जितने बार रिपीट कर सकते हो रिपीट करते हुए चलना। एक्सेप्ट कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होते हैं, तो पहले नंबर पे आ जाएगा सेंट्रियोल सेंट्रोसोम। इसका हम लोग देखेंगे एस फेज में, ये एस फेज में डुप्लीकेट होता है। सेंट्रोसोम जो है ये सिंथेसाइज फेज में डुप्लीकेट होगा। उसके अलावा ये कॉम्बिनेशन में इसको याद रखना। एक आ जाएगा तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, एक आ जाएगा तुम्हारा सॉरी गोल्जी एपरेटस या बॉडी जो लिखो, क्लियर। और एक आ जाएगा तुम्हारा यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया। इनका हम लोग डुप्लीकेशन देखेंगे G2 फेज में, वहां पे फिर डिटेल करेंगे, लेकिन यहां पे भी लिखो एक बार, तुम्हारे भेजे में रहना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स या पार्ट जो है वो यहाँ पे डुप्लीकेट हुए, कौन से फेज में हुए। सेंट्रोसोम एस फेज में, ये तीनों याद करो, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, देखे थे हम लोगों ने। तो इनका जो फॉर्मेशन रहता है ये कहां पे होगा, तुम्हारे साइटोप्लाज्म में G2 फेज में हो। क्लियर क्लियर। तो ये सारे एक्टिविटी होंगे भाई तुम्हारे साइटोप्लाज्म में। और एक एक्टिविटी यहाँ पे देखना है ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान देना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही जो है तुम्हारे 12th के सिलेबस का पार्ट है। तो अब भी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाने वाली, बस इतना देख लो कि ट्रांसक्रिप्शन जो है आरएनए सिंथेसाइज को बोला जाता है, ट्रांसलेशन जो है प्रोटीन सिंथेसाइज को बोला जाता है। और अगर तुमको इनके बारे में डिटेल देखना भी है तो एक वीक वेट कर जाओ, अब भी जस्ट 12th वालों का यही टॉपिक अब स्टार्ट करने वाला हूं मैं। तो फ्राइडे सैटरडे को उनका क्लास होता है, उनका भी वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा। जिसको ज्यादा इच्छा है अभी से इनके बारे में जानने का, हाँ तो भाई वो वीडियोस देख लेना, तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा एक भी डाउट नहीं बचने वाला। क्लियर। बाकी मेरे हिसाब से अभी तुम उसको प्रीफर मत करना, चुपचाप जितना है उतने को कर लो। 11th का सिलेबस भी वैसे ज्यादा है, वो 12th का सिलेबस कम है, उस टाइम पे हम लोग उसको आराम से करेंगे, उसके लिए लोड नहीं है। पहले लिखो इतने को जल्दी, नोट इट डाउन फास्ट। इसी टाइप से सेपरेट करते हुए लिखना, तब जाकर एक साथ लिखोगे सब चीज हौच पौच हो जाएगा, दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं। खुद का बुक तो खुद का नोटबुक तुमको रिवीजन करने का इच्छा नहीं होगा फिर। जल्दी करो जल्दी। देखो मैंने तुमको पहले ही बोला है, कल भी बोला था कि ये चैप्टर को अगर तुमको अच्छे से समझना है, प्रीवियस चैप्टर तुम्हारे दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए। सेल के हर पार्ट देख रहे हो, सेल के हर ऑर्गेनल का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। मतलब नाम तो सबके सभी के सभी तुमको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। ऊपर से जितना डेटा हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में किया हुआ था वो सारे डेटा भी अब इधर ही यूज होने वाले। क्लियर। अच्छा वो अंदर चला गया क्या, वेट। हाँ अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। देख लो भाई बाकी किसी का भी बचा हुआ हो तो। डन डन, ठीक। नेक्स्ट, जीवन फेज के बाद में अब हम लोग देखेंगे एस फेज। नेक्स्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेसाइज फेज। ठीक, सिंथेसाइज फेज। तो बेसिकली इस वाले फेज में तुम्हारा किस चीज का सिंथेसाइज होगा बोलोगे तो यहाँ पे सिंथेसाइज होता है डीएनए का। उसको पहले अरेंज किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा, फिर उनका पैकेजिंग किया जाएगा। तो भाई पैकेजिंग करने के लिए फिर वहां पे हम लोग को प्रोटीन का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो जिस प्रोटीन से हम लोग डीएनए का पैकेजिंग करते हैं उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर हम लोगों का यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है तो उसको पैकेज करने के लिए प्रोटीन भी तो बनाना पड़ेगा। तो डीएनए के सिंथेसाइज के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी बनेगा। और साथ साथ में यहाँ पे तुम्हारा एक सेल ऑर्गेनल जिसको हम लोगों ने देखा था सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का भी यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है। तो पहले इसको लिखते हैं, फिर इनके बारे में थोड़ा डिटेल मेरे को तुमको बताना पड़ेगा। लिखो एक्टिविटीज।
एक न्यूक्लियर एक्टिविटी देखेंगे और दूसरा साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी देखेंगे। क्लियर? न्यूक्लियर एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड में क्रोमेटिन मटेरियल अब अरेंज होना स्टार्ट करेंगे। अरेंज होंगे तो बनाएंगे क्या? डीएनए। ठीक है, डीएनए। डीएनए फिर और आगे अरेंज होते जाता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते जाता है, वो बनाएगा तुम्हारा क्रोमोसोम। क्लियर? वो बनाएगा तुम्हारा क्रोमोसोम। तो यहां पे लिखो न्यूक्लियर में सबसे पहले क्या होगा? डीएनए सिंथेसाइज। न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म में अभी क्या होगा? साइटोप्लाज्म में यहां पे बनेगा सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम। बनेगा नहीं, डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम और साथ साथ यहां पे फॉर्मेशन होगा या सिंथेसाइज होगा हिस्टोन प्रोटीन का। फॉर्मेशन या सिंथेसाइज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है? बाइंडिंग ऑफ डीएनए। बाइंड्स डीएनए। क्लियर? या पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेज डीएनए। ठीक है, ये डीएनए को पैकेज करेगा। चलो पहले इसको नोट डाउन करो, तो फिर इसके बारे में मेरे को तुमको डिटेल और बताना है। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। डन, गुड। अब ध्यान दो, बुक में तुम्हारा बहुत सारे कंटेंट्स लिखा हुआ है, पहले उनको समझते हैं। डीएनए सिंथेसाइज होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो इंक्रीज नहीं करने वाले। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहेंगे वो रिमेन्स सेम होंगे, मतलब वो और इंक्रीज नहीं करने वाले, ऐसे समझो। अगले वाले पेज में कर लें क्या? चलो, इसमें लिखना तो कुछ है नहीं, इतने में ही देखो। ये जैसे मान लो एक सेल है, ये जैसे मान लो एक सेल है, ये जैसे मान लो एक सेल हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे एक सिंगल क्रोमेटिड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन। लेकिन इसका जो क्रोमोसोम कंटेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सी। यहां पे मान लो मैंने एक और क्रोमोसोम बना लिया, अब इसमें नंबर ऑफ मतलब प्लॉइडी क्या हो जाएगा? इसका प्लॉइडी 1 एन ही रहने वाला होगा, और इसका क्रोमोसोम कंटेंट कितना हो जाएगा? 2C। तो इस वाले फेज में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम या फिर तुम्हारा प्लॉइडी 1 है, तो प्लॉइडी 1 ही रहेगा, लेकिन वो अपना क्या बनाएगा? एक कॉपी बनाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड बनाएगा। तो इसमें चेंज क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेंट चेंज होता है। क्लियर? और क्रोमोसोम्स का प्लॉइडी चेंज नहीं होता है। तो नोट करके लिखना, प्लॉइडी डू नॉट चेंज। प्लॉइडी में नो चेंज, प्लॉइडी में नो चेंज, और क्रोमोसोम कंटेंट डबल। अगर वो तुम्हारा डिप्लॉइड सेल रहेगा, तो डिप्लॉइड सेल में एक क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स ऐसे आ जाएंगे, इसका प्लॉइडी क्या है? 2n, और इसका क्रोमोसोम कंटेंट क्या हो जाएगा? 2C। और इसका जब डुप्लीकेशन होगा तो ये आ जाएगा भाई 2n और 4C। 2n और 4C। तो देख लो, प्लॉइडी चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्रोमोसोम कंटेंट जो है ये डबल हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा? सेम वैसे, प्लॉइडी चेंज नहीं होता और क्रोमोसोम कंटेंट्स ये डबल। ठीक, अगर 2C है तो 2C से क्या बनाएगा? ये 4C बना लेगा। और ये अगर n या 2n है, तो 2n से ये क्या रहने वाला होगा? 2n ही रहने वाला होगा। या अगर n है तो ये n से n ही रहने वाला होगा। ये 2C से 4C चला जाएगा, या फिर अगर C है तो C से ये कितना चला जाएगा? 2C। मतलब डबल हो जाएगा सीधा सीधा। क्लियर? तो ये बुक में लिखा हुआ है, स्पेसिफिक इसी टाइप से, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम कंटेंट का डबल और प्लॉइडी जो है वो नो चेंज। क्लियर? ठीक, तो इसको भी लिखो साथ में, इसको उतारो जल्दी, फिर थोड़ा सा सेंट्रोसोम के बारे में बताएंगे। अच्छा, इसको ना सिंथेसाइज के साथ आप डुप्लीकेशन भी लिख ले रहे हो, तो भाई सिंथेसाइज प्लस डुप्लीकेशन।
सिंथेसाइज भी हो रहा है, उसका डुप्लीकेशन भी हो रहा है, हुआ ना डबल। क्लियर। अब देखो ध्यान से सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जो रहते हैं ऐसे देखो, वेट, जैसे ये मान लो हो गया तुम्हारा सेल, ये है न्यूक्लियस, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो अब डबल डबल होना चालू हो रहे हैं। पहले ये ऐसे सिंगल में थे, अब ये क्या हो जाएंगे, इस टाइप से डबल डबल। ये हो गया क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स डबल हो गया। साथ ही साथ सेंट्रोसोम यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स होते हैं, याद रखना। ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा तो इसका एक कॉपी बनेगा, इसका एक कॉपी बनकर के रेडी हो गया। अब यह होगा क्या, इनका पोलवर्ड मूवमेंट होता है। पोलवर्ड मूवमेंट बोलने का मतलब ये भाग करके आएगा इस वाले पोल में और ये भाग करके जाएगा इस वाले पोल में। अब ध्यान दो, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहीं पे बता रहा हूं, ध्यान दो। अब होता क्या है कि ये जो आया हुआ है क्या चीज, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स तुम्हारा सेंट्रियोल्स बनाएगा। सेंट्रियोल्स जो रहेंगे, सॉरी सेंट्रियोल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, वो जो रहेंगे वो तुम्हारे स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। और याद करो हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन यहां पे नहीं बनेगा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है ये बनेगा तुम्हारा G2 फेज में। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहां बनेगा, G2 फेज में। G2 फेज में जैसे ही बनेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहां से बनना चालू होंगे। जैसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनना चालू होता है, फिर ये करेंगे क्या, ये थ्रेड से एक एक और, अच्छा काहे भाग रहा है भाई, ये थ्रेड से एक एक ऑर्गेनल को बांधेंगे, बांध बांध करके फिर उनको खींचेंगे। खींचेंगे तो जैसे मान लो यहाँ पे ये तुम्हारा डिवाइड होकर के आया ऐसे, तो इसको ये इनका भी अरेंजमेंट होता है इस टाइप से, देखो ध्यान से ये। अब यहाँ पे काइनेटोकोर, ये भी देखे हुए थे। ऊपर में आ गया तुम्हारा एक सेंट्रियोल, सेंट्रियोल यहाँ पे फेंकेगा वायर, मतलब स्पिंडल फाइबर। यहां पे एक सेंट्रियोल है, ये अपना फेंकेगा स्पिंडल फाइबर, अटैच हो गया, खींचेंगे दोनों मिल करके। अब याद करो मैंने तुमको बताया था कि जब सेल डिवीजन होता है, जब खींचा जाता है, तो हम लोगों ने सेल क्रोमोसोम्स जो रहते हैं, जो ये क्रोमेटिड्स रहते हैं, इनका किस टाइप से शेप बनता है ये भी देखे थे। एक हम लोगों ने देखा था सबसे पहले वी शेप में देखे थे, याद करो वी शेप। वी शेप के बाद एल शेप देखे थे, एक जे शेप देखे थे और एक आई शेप देखे थे, देखे थे, ठीक है। तो इस टाइप से जो तुम्हारे आर्म्स रहते हैं, अब इसको खींचेंगे, खींचेंगे तो ऊपर में मान लो इक्वेशनल आर्म्स है, इक्वल आर्म्स है, तब के केस में होगा क्या, इधर से ये बनाएगा इस टाइप से, वी शेप आया, इसको खींचेगा पोल की तरफ, एक को इधर खींचे, ये अब एक सिंगल क्रोमेटिड हो गया ना भाई, ठीक है। ये दोनों मिलकर के डबल, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड साथ में थे डुप्लीकेशन के बाद। अब सेंट्रोसोम आएगा तो ये इनको खींचेगा। हालांकि ये तक पहुंचने तक अभी हम लोग का बहुत दूर है, ये हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन के टाइम पे, लेकिन मैं तुमको प्रोसीजर बता रहा हूं कि होता क्या है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हुआ क्या है, दो जो सेंट्रोसोम्स थे, ये दोनों का डुप्लीकेशन हो गया। डुप्लीकेशन के बाद ये दोनों भाग गए नहीं है, गए नहीं, पहुंचेंगे अभी लेट में, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रोसोम को लेकर के। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियस के इनसाइड में डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है, क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हो रहा है, और साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो रहा है। क्लियर, क्लियर, आ गया होगा इतना समझ में। अब आगे कहां तक हो गया, अच्छा इसमें कुछ बचाया हो लिखने के लिए तो लिखो जल्दी, फिर इसके G2 फेज की तरफ चलेंगे। G2 फेज डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट G2 फेज, G2 फेज। अब देखो इसको भी क्या क्या बोलते हैं, नेमिंग इसका भी कर लो। इसको बोलते हैं भाई गैप 2, या इसी को बोलेंगे ग्रोथ 2, या इसी को बोलेंगे प्री माइटोटिक फेज। क्लियर, इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। अब इसमें एक्टिविटीज देख लो। एक्टिविटीज बोलने का मतलब इसमें कौन कौन से एक्टिविटी होंगे, एक तो हो जाएगा न्यूक्लियस में, और एक आ जाएगा तुम्हारा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एक हो जाएगा न्यूक्लियस में और एक हो जाएगा यहां से साइटोप्लाज्म में।
न्यूक्लियस में जो एक्टिविटी होगा यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप्स। डीएनए का रेप्लिकेशन नॉन मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस नहीं होता। डीएनए का रेप्लिकेशन बस एक ही जगह पे होता है, एक ही फेज में होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एस फेज। ठीक है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है तुम्हारे अगले वाले फेज में जाने के बाद। डीएनए रेप्लिकेशन तो स्टॉप हो गया, क्लियर, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस अभी भी चल रहा है, वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है, क्लियर। और यहां पे साइटोप्लाज्म में क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, और साथ साथ तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, तो ये जो रहेंगे भाई इनका सिंथेसाइज होगा यहाँ पे। और साथ साथ मैंने तुमको अभी बताया हुआ था यहाँ पे एक प्रोटीन का भी सिंथेसाइज होता है। कौन सा प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाएंगे तभी जाकर के स्पिंडल फाइबर बनेगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा तभी जाकर के ऑर्गेनल्स को बांधा जाएगा। दो दो पार्ट्स में टूटने के बाद उनको फिर बांध बांध करके पोल की तरफ खींचना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों के लिए तुमको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता है, और वो जो थ्रेड बन करके आता है स्पिंडल फाइबर, उसको बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। तो लिखो सिंथेसाइज ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या बनाएगा, टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर। टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर। ठीक है, चलो इतने को नोट डाउन करो भाई, इसमें बस इतना ही देखना है। ये हो गया तुम्हारा G2 फेज। पिछले वाले में भी प्रोटीन जो बनाए थे, एक चीज, हिस्टोन प्रोटीन जो बनाए थे साइटोप्लाज्म में बना हुआ है, इसमें चाहो तो लिख लेना यूज्ड इन न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस फॉर यूज लिख लो। ये क्या हो जाएगा, फॉर यूज। भाई समझ में भी तो आना चाहिए, आधे लोग तो भेजे में तो यही आ जाएगा कि अगर हिस्टोन प्रोटीन का यूज न्यूक्लियस के इनसाइड में हो रहा है तो इसका फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता। सारे प्रोटीन तुम्हारे साइटोप्लाज्म में बनेंगे, साइटोप्लाज्म में बनने के बाद फिर उनका यूज जहां पे हो रहा होगा उनको वहां पे भेजा जाता है, क्लियर। उनका यूज जहां पे हो रहा होगा उसको वहां भेजा जाएगा फिर, क्लियर है इतना, ठीक है। चलो जल्दी लिखो, जल्दी हो गया क्या, हो गया, डन, गुड। ठीक है भाई, इतने में से तुम्हारा जो इंटरफेस था वो हो चुका है कंप्लीट। इससे ज्यादा और क्या ही लिखोगे, इससे ज्यादा तुम्हारे बुक में भी नहीं दिया हुआ है, क्लियर। इससे ज्यादा तुम्हारे बुक में भी नहीं दिया हुआ है, और बहुत ज्यादा डिटेलिंग में इसको नहीं करना भाई। हमारे लिए डिटेल में करने के लिए अभी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है, वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलो यहां से आगे बढ़ा जाए जल्दी। नेक्स्ट लिखो, ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। एम फेज, इसी को बुक में क्या लिखा हुआ, माइटोसिस फेज, ठीक है, माइटोसिस फेज। अब ध्यान देना, हम लोग बेसिकली दो मोड्स ऑफ डिवीजन देखेंगे, एक है तुम्हारा माइटोसिस, एक हो जाएगा तुम्हारा मियोसिस। तो माइटोसिस जो रहता है, जब इसमें सेल डिवीजन होता है, इस मोड में जब सेल डिवीजन होता है तो सेल के किसी भी टाइप के कंटेंट में कमी नहीं आता, पेरेंट सेल जैसा होगा सेम वैसे ही दोनों डॉटर सेल्स होने वाले रहेंगे। साथ साथ इसमें होगा क्या, डॉटर सेल्स जो बन करके आते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के कॉपी होते हैं।
इवन वो जो डॉटर सेल्स बन करके आते हैं वो अपने पेरेंट्स के भी कॉपी होते हैं, जैसा पेरेंट रहेगा वैसे ही दोनों डॉटर सेल्स रहेंगे और दोनों आपस में भी क्या होंगे, एक दूसरे के कॉपी होंगे। बोलने का मतलब पेरेंट और दो डॉटर सेल्स तीनों ही एक दूसरे के कॉपी हैं। क्लियर, तीनों ही क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉपी हो जाएंगे यहाँ पे। तो चलो लिखो इसको एम फेज, ये हो जाएगा माइटोसिस फेज या माइटोसिस डिवीजन। as number of contents do not change, as number of contents do not change, so division is called equational division. सो डिवीजन इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, जैसे मान करके चलो कि ये तुम्हारा पेरेंट सेल हो गया, जैसे अमीबा का देखे हुए थे भाई सेम वैसा ही है। क्लियर क्लियर, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स रहते हैं वो जैसे रिजेंबल करते हैं, सेम वैसे ही तुम्हारा इसमें भी होगा। अब भाई जब इसके बारे में देख रहे हैं तो तुमको पता भी होना चाहिए कि हमारे खास करके ह्यूमन के बॉडी में कहां पे मिलेगा। तो ह्यूमन के केस में जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स कुछ समझ में आता है क्या, सोमेटिक सेल समझ में आता है क्या? सोमेटिक का मतलब होता है वो सेल्स जिनसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसको हिंदी में काया बोला जाता है, काया। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता है इसको हम लोग काया बोलते हैं। मतलब अपीयरेंस हम लोग का कैसा है, ये हम लोग का काइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब काया। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी का मॉर्फोलॉजी एक तरीके से समझ लो, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हालांकि और भी उसमें चीज आता है, मैं तुमको ओवरऑल बता रहा हूं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा भाई, इक्वेशनल डिवीजन। तो ये अकरेंस कहां पे होता है, ह्यूमन सोमेटिक सेल में। इसको बाद में लिखना। अकरेंस प्रो मतलब कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों में तुमको ये दिख जाएगा माइटोसिस। ठीक है, तो यूनि मल्टी दोनों में दिख जाएगा। और कहां पे होता है, एनिमल के, चलो भाई एनिमल के ही लिख लो, एनिमल, एनिमल का सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल मतलब जिससे बॉडी का हम लोग का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो सोमेटिक सेल जो रहते हैं ये तुम्हारे माइटोसिस सेल डिवीजन करते हैं। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन करते हैं। अच्छा वेट भाई, मैं आज थोड़ा सा निकल जाऊंगा जल्दी, क्योंकि बारिश जो है ये हर 10-15 मिनट में बीच बीच में हो रहा है। अगर मैं रुक गया और बारिश हो गया तो मैं फिर फंस जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आज मैं रेनकोट, एक तो धूप कर रहा था उसके चक्कर में रेनकोट भी लेकर के नहीं आया गया है, भागना पड़ेगा मेरे को। चलो एक इसको तो पहले निपटाएं, इसको निपटा के ही जाएंगे आज, जितना भी टाइम लगे इसको निपटा के जाएंगे। हो गया क्या, लिखो लिखो लिखो, इतने को लिखो, फिर इसके फेजेस देख। अच्छा चलो फेजेस भी देख लेते हैं। तो ये है तुम्हारा एम फेज। एम फेज में बेसिकली होता है क्या, डिवीजन। तो इसको लिख लो डिवीजन फेज। अच्छा माइटोसिस डिवीजन लिख के आए क्या, डिवीजन फेज भी लिख लो। ठीक है, डिवीजन फेज। तो डिवीजन फेज में अब यहाँ पे हम लोग को इसके फेजेस को देखना है। एम फेज जो रहता है ये बेसिकली तुम्हारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एम फेज जो रहेगा ये तुम्हारे बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, लिखो, जितने बार लिखोगे उतना अच्छे से याद होगा, जितने बार हो सकता है लिखो। कैरियोकाइनेसिस, एक हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। क्लियर, कैरियोकाइनेसिस के चार पार्ट्स क्या क्या हो जाएगा, रट्टा मार लो भाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज। उल्टा लिख दिए, एनाफेज और टीलोफेज। क्लियर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। रटो रटो, सीक्वेंस इसी ऑर्डर में रखना है, इसी ऑर्डर में। क्लियर, साइटोकाइनेसिस के लिए हम लोग को ज्यादा कुछ देखना है नहीं, बस फरो फॉर्मेशन करवाएंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे सबको हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट करवा देंगे। फरो फॉर्मेशन हो गया, फिर उसको बीच से तोड़ के निकाल देना, तो दो नए डॉटर सेल्स बन गए।
क्लियर। तो इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं, हमारा यही काम का है, यही कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक, लिखो लिखो, इतने को लिखो जल्दी। ध्यान देना, पिछले में हम लोगों ने डीएनए का सिंथेसाइज और डीएनए का डुप्लीकेट, क्रोमोसोम कहीं नहीं लिखे हैं, क्रोमोसोम अभी तक बना भी नहीं है, क्रोमोसोम फॉर्म होगा भी यहाँ पे, अभी भी ये क्रोमेटिन मटेरियल के ही फॉर्म में है। अभी डीएनए का पैकेजिंग हुआ था, डीएनए का, क्लियर, डीएनए बनते जा रहे हैं, उनका पैकेजिंग होते जा रहा है, ये वाले फेज आएगा तो प्रो फेज में तुम्हारा पहला क्या बोलना चाहिए, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है डीएनए का। डीएनए जब कंडेंस होते जाएंगे तब जाकर के फॉर्म होता है क्रोमोसोम। अभी इसको डिटेल में इसमें देखेंगे अभी, क्लियर। तो लिख थोड़ी दिया भाई गलती से कहीं पे, फिर भी एक बार मेरे को चेक कर लेने दो। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं लिखे हैं, डीएनए सिंथेसाइज ही लिखे हैं, और यहाँ पे अच्छा ये छूटा है, यहाँ पे हम लोगों ने आरएनए से, ठीक है, कहीं भी नहीं लिखे हैं, क्लियर। तो अभी तक क्रोमोसोम हम लोगों ने फॉर्म किया ही नहीं, मैंने बोला भी नहीं था कि कहीं पे हम लोग क्रोमोसोम बना रहे हैं, तो गलती से भी क्रोमोसोम को इधर ना ले लेना। मैंने तुमको पहले ही बोला था, जब तक कोई सा सेल डिवीजन के मोड में नहीं आएगा तब तक उसके क्रोमेटिन मटेरियल जो रहेंगे वो पैकेज होकर के क्रोमोसोम्स नहीं बनाएंगे। क्रोमोसोम फॉर्म हुआ है, इसका मतलब है कि डीएनए का डिवीजन होने वाला है, और डिवीजन फेज हम लोग का यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन भी यहीं पे स्टार्ट होता है, मतलब क्रोमोसोम बनने का प्रोसेस भी जो है वो प्रोफेज से ही स्टार्ट होगा, प्रोफेज से, ठीक है, प्रोफेज से ही स्टार्ट होगा। आगे इतना समझ में, ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दे रहा हूं बस, उसके बाद क्लास आज एंड करेंगे, अब कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भाई आज मौसम का भी ठिकाना है नहीं और निकलना पड़ेगा। पता चला भाई मैं इसको तुमको आधे करवाया हुआ हूँ, बारिश अच्छे से आ गया, पावर कट हो गया, मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो फेजेस हैं इसको हम लोग को एक बार में खत्म करना है, एक बार में, क्लियर। कल हम लोग इसको कंप्लीट कर, एक बार में हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी हुआ तो एक आध पार्ट बचेगा, वहां तक का तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका रहेगा, तो ये समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, यहां पे अब हम लोग करवाएंगे क्या, प्रोफेज में, आज सिर्फ सुन लो, सुन लो, लिखना कुछ मत, कल डिटेल में लिखेंगे। प्रोफेज में होगा क्या, अब यहाँ पे डीएनए का पैकेजिंग होना स्टार्ट होगा, पैकेजिंग होते 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 वो आप कंडेंस होते जाएंगे, और कंडेंसेशन के रिजल्ट में तुम्हारा यहाँ पे क्रोमोसोम बन करके रेडी हो जाएगा। क्रोमोसोम जैसे ही बन गया, अब क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करना चालू करते हैं, क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करना चालू करते हैं, वो अपने एक्सिस में अपने आप, जैसे क्रोमोसोम ऐसे 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 ऐसे, ये तो फैले पड़े रहेंगे। अब ये करेंगे क्या, अब ये एक्सिस में इस टाइप से अरेंज होंगे, और प्रोफेज में ही, प्रोफेज में एक्सिस में अरेंज नहीं होती, ये मेटाफेज में होगा, क्लियर। प्रोफेज में होगा, प्रोफेज में तो क्रोमोसोम्स बन गए, क्रोमोसोम्स बन गया था, और साथ साथ वहां पे सेंट्रियोल्स पहले से बन चुके थे, सेंट्रियोल्स अब फॉरवर्ड मूवमेंट्स करेंगे स्टार्ट, वहां पे कर चुके थे, अब इनका मूवमेंट जो मूवमेंट जो रहेगा फॉरवर्ड, ये कंटिन्यू रहेगा। अब यहां पे पहुंच जाएंगे सेंट्रोसोम्स, पहुंच गए सेंट्रोसोम्स, इनका अरेंजमेंट हो जाएगा मेटाफेज में, मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आएगा, एनाफेज में अब इनको बांधा जाएगा, ये बांधे, बांधने के बाद अब दोनों ही सेंट्रियोल जो रहेंगे या सेंट्रोसोम जो रहेंगे, इनके एक एक क्रोमेटिड को उठा उठा करके खींचेंगे, खींचेंगे तो भाई आधा क्रोमेटिड जो रहेगा, मतलब एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड जाएगा ऊपर की तरफ, और उसी क्रोमोसोम का दूसरा जो सिस्टर क्रोमेटिड रहेगा वो आएगा नीचे की तरफ। इस टाइप से तुम्हारा डिवीजन हो जाएगा किसका, क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स का डिवीजन मतलब जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन मतलब आधा जेनेटिक मटेरियल उधर, आधा जेनेटिक मटेरियल इधर। अब बीच से इस न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो दो न्यूक्लियस बन करके रेडी हो गए, और यही जो प्रोसेस हम लोग का है, इसी को हम लोग को देखना है, ये चारों में, क्लियर। टीलोफेज में अब उनको खींचने का भी काम एनाफेज में हो रहा है, और खींचने के बाद फॉरवर्ड जो इनका मूवमेंट कंप्लीट होगा वो टीलोफेज में होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये इस टाइप से बनने वाला रहेगा भाई हमारे ये चारों फेजेस का, क्या बोलना चाहिए, थ्योरी। तो इसको अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि इसमें मैं तुमको अब नाम वाम मतलब लिखवाने वाला हूं, तो हैवी होते जाएगा। देखो टाइम तो है, क्योंकि अब हम लोग का दो पार्ट में सेपरेट हो चुका है क्लासेस, तो खींचेंगे भाई, आराम से खींचेंगे, कोई ऐसा हड़बड़ी है नहीं, ऐसे पढ़ेंगे कि मोस्टली कंटेंट तुम्हारा यहीं पे याद हो जाए, क्योंकि इससे इजी में और तुमको दूसरे जगह पे नहीं समझने के लिए मिलने वाला। तो समझते चलो चीजों को, जितने चीजों यहाँ पे तुमको रट्टा करवाते चल रहा हूं उसको रट्टा करते चलो, और साथ साथ में जितना कंटेंट तुम्हारे भेजे में घुसते जाएगा वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होते जाएगा। पेंडिंग में रखोगे, आज याद हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर याद होगा ही नहीं,
पेंडिंग में रखोगे बर्डन सिर्फ बढ़ने वाला है। क्लियर? ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही था। अब कंटिन्यू करेंगे बाकी हम लोग कल। फिर भी 1 घंटा हो गया आज। चलो कोई नहीं,